ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। चोरी तो आपने कई तरह की देखी और सुनी होगी, लेकिन क्या कभी थार वाले चोरों को देखा है? हरियाणा के गुरुग्राम में थार वाले चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। थार वाले इन चोरों ने जो किया उसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। सफेद रंग की थार से आए इन चोरों ने सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो ही चोरी कर डाली। सीसीटीवी में कैद वीडियो में नजर आया कि एक चोर कुछ दूर पहले ही उतर जाता है और दौड़ते हुए स्कॉर्पियो के पास पहुंचता है। कुछ देर में थार चला रहा चोर भी यहां पहुंच जाता है और थार को बैक करके स्कॉर्पियो के आगे लगा देता है। इसके बाद थार वाले ये चोर स्कॉर्पियो में रस्सी बांधकर वारदात को अंजाम दे डालते हैं। बड़ी बात तो यह भी है कि इन शातिर चोरों को स्कॉर्पियो चुराने में 1 मिनट भी नहीं लगा। यह घटना गुरुग्राम के शिवाजी नगर इलाके की है। अब जिस शख्स की 25 लाख रुपए की स्कॉर्पियो चोरी हुई है वो पुलिस के पास भटक रहा है। सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाने से बाज नहीं आ रहे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शख्स बाइक पर खतरनाक स्टंट करता दिखाई दिया। जालना रोड पर तेजी से दौड़ रही बाइक पर यह युवक कभी हैंडल छोड़कर खड़ा हो जाता तो कभी दोनों पैर सीट पर रखकर स्टंट करता नजर आया। स्टंटबाजी के दौरान उसे ना तो खुद की फिक्र थी और ना ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की। ऊपर से इस युवक ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। स्टंट करने के बाद युवक ने अपने साथियों को थम्स अप दिखाया, ऐसे मानो कोई जंग जीत कर आया। लेकिन रील का नशा सिर्फ युवाओं पर ही हावी नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों पर भी रील का नशा चढ़ा नजर आता है। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार की राजधानी पटना में, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैरान रह गए। भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने का बिहार का योगदान महत्वपूर्ण है। मंच से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कृषि के क्षेत्र में बिहार के योगदान का गुणगान कर रहे थे। बगल में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर मुद्रा में बैठकर डिप्टी सीएम को सुन रहे थे। लेकिन कृषि मंत्री के पास बैठा यह अधिकारी रील की दुनिया में खोया हुआ था। उसने मोबाइल निकाला, फ्रेम में खुद के साथ कृषि मंत्री को रखा और कुर्सी पर बैठे बैठे 360 डिग्री घूमकर रील बनाने लगा। रीलबाज अधिकारी की इस हरकत पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी नजर पड़ी। उन्होंने अधिकारी की रील वाली हरकत को इग्नोर करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम के भाषण पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं अधिकारी अपने रील बनाने के काम में ही व्यस्त रहा। ये सब कुछ देखकर वहां के लोग हैरान रह गए। न्यूज एट 10 में अगली खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां एक शख्स लव मैरिज की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लगा। करीब 2 घंटे के बाद उसे किसी तरह समझा बुझाकर नीचे उतारा जा सका, लेकिन इससे पहले वो रो रो कर एसपी से गुहार लगाता रहा कि उसकी गर्लफ्रेंड नाबालिग है और उसके घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि मुझे न्याय मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा सर, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उसके घर वाले उसको फोर्स कर करवाए, कैसे भी जबरदस्ती उसकी शादी करवाए। करीब 90 फुट के टावर पर चढ़ा ये शख्स घंटों तक यूं ही रोता रहा और नीचे खड़ी पुलिस उसे समझाती रही। एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि मुझे न्याय मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा सर। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोविंद और उस युवती के बीच काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिजन इस रिश्ते से नाराज हो गए। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता पवन सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जिन्होंने लखनऊ में पवन सिंह के घर के बाहर डेरा डाल दिया है। ज्योति सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो लखनऊ में पवन सिंह के घर जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो फ्लैट के अंदर पहुंची, कुछ ही देर में पुलिस भी यहां पहुंच गई। आप उनकी पत्नी हैं और उनकी पत्नी बनके हम यहाँ पे आए थे और देख लीजिए ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। पवन सिंह के फ्लैट पर काफी देर तक इसी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस बीच ज्योति सिंह के फोन पर उनके वकील का फोन आया और उनसे बात करते हुए ज्योति सिंह रोने लगी। हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे एफआईआर हो रहा है भैया हम पे। इससे पहले ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए ही ऐलान कर दिया था कि वो रविवार को लखनऊ में अपने पति पवन सिंह के फ्लैट पर पहुंचेंगी और 2 दिन तक पवन सिंह का इंतजार करेंगी। दरअसल पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता कई सालों से ठीक नहीं चल रहा है।
पवन सिंह तलाक लेना चाहते हैं और कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब पवन सिंह एक बार फिर बिहार के चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अभी तक आपने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथ में आई लव मोहम्मद या फिर आई लव महाकाल वाला ही पोस्टर देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के देवास से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। आप भी देखिए। जवान जय किसान, किसान बचाओ देश बचाओ। यहाँ प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथ में जो पोस्टर थे उसमें आई लव किसान और आई लव खेती जैसे स्लोगन लिखे गए थे। अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, और जुल्म की टक्कर में। प्रदर्शन करने वाले ये लोग किसान और किसान संगठन से जुड़े नेता हैं जो बाइक रैली निकालते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इन किसानों के हाथ में अलग अलग स्लोगन लिखे हुए पोस्टर थे। एक पोस्टर में लिखा था खेत हमारा फसल हमारी, एमएसपी पर मिले कीमत सारी। तो एक दूसरे पोस्टर पर लिखा था जब तक भूखा किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। दिल्ली पुलिस की जांच में स्वामी चैतन्यानंद को लेकर बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई है। चैतन्यानंद ने न सिर्फ फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर मायावी दुनिया बनाई थी, बल्कि लड़कियों की फोटो पर कमेंट भी किया करता था। लड़कियों की फोटो पर चैतन्यानंद का कमेंट। एक पोस्ट में लड़की की तस्वीर के साथ लिखा, क्या आप अपने कद से संतुष्ट हैं? जवाब में चैतन्यानंद ने स्वामी सरस्वती के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लिखा, नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी हाइट सिर्फ 187 सेंटीमीटर। लड़की की तस्वीर वाली दूसरी पोस्ट भी देखिए, लिखा खाना बना रही हूँ आप सबके लिए, कौन कौन खाएगा? इस पोस्ट पर भी चैतन्यानंद ने कमेंट किया, पूछा खाना वेज है या नॉन वेज? तीसरी पोस्ट में तो गजब ही हो गया। पोस्ट में लिखा था मैं इस्लामाबाद से हूँ और आप? इस पोस्ट पर भी बाबा ने कमेंट किया, मैं न्यूयॉर्क सिटी से हूँ। लेकिन पाखंडी बाबा यही नहीं रुका। चौथी पोस्ट में लड़कियों की तस्वीर में जब ये लिखा गया दुबई में मिलते हैं, तो बाबा ने तपाक से पूछ लिया, मैडम ये जगह कहाँ पर है? इसके अलावा नए खुलासे में ये भी सामने आया कि बाबा पीएमओ का फर्जी पहचान पत्र इस्तेमाल करता था। फरीदाबाद के स्कूल को भेजे गए पत्र में खुद को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बताता था, और तो और विजिटिंग कार्ड में शिकागो से पढ़ाई का भी दावा करता था। पंजाब के लुधियाना में पूरी छोले वाले को खाने के पैसे मांगना महंगा पड़ गया। दुकानदार को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पैसे मांगने पर छोले पूरी खाने वाला इतना बड़ा कांड कर सकता है। ठेले पर कूड़ा भर कर लाया गया और दुकान के सामने गिरा दिया गया। थोड़ी देर में ही वो अपना ठेला लेकर भाग निकला। पूरी छोले खाकर पैसे न देने वाले ने जैसे ही दुकान के बाहर कूड़े का ढेर लगाया, दुकानदार के होश उड़ गए। वीडियो लुधियाना के मालीगंज चौक का है। यहाँ के मशहूर दिलीपा पूरी वाले सफाई कर्मी की इस हरकत से परेशान हो गए। उन्होंने बताया कि दुकान पर रहने वाला कर्मचारी उसे पहचान नहीं पाया। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ। तो ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਰੇੜਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। सफाई कर्मी की इस करतूत से वहां रहने वाले दुकानदार परेशान हैं, तो वहां से गुजरने वाले लोगों को भी मुश्किलें हो रही हैं। इसके बाद लोगों ने सफाई कर्मी की शिकायत की। बहराइच के रामगांव थाना इलाके में लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं और वजह है आदमखोर भेड़िया जो अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है, जिसने बीती रात भी 2 लोगों पर हमला कर दिया। गांव-गांव भेड़िए की दहशत से खौफजदा हैं। रात के अंधेरे में कब कहां से आकर भेड़िया किस गांव में किस पर हमला कर देगा, इसी डर के बीच भेड़िए ने रामगांव इलाके में 2 लोगों पर हमला कर दिया। रामकुमार नाम के शख्स पर भेड़िए ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया, तो दूसरी तरफ उसी गांव में भेड़िए ने इस लड़की को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह इस लड़की ने अपनी जान बचाई। गुस्साए ग्रामीणों ने भेड़िए के शक में एक जंगली जानवर को पीट-पीट कर मार डाला। दूसरी तरफ गांव के खेतों में वन विभाग आदमखोरों को ढूंढ रहा है, लेकिन सफलता अभी भी दूर है। बीते 1 महीने में भेड़िया 20 से ज्यादा लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूपी के फिरोजाबाद में कुछ दिन पहले 2 करोड़ रुपए की लूट हुई थी और इस लूटकांड में 3 बदमाश शामिल थे। इसमें से एक बदमाश को एनकाउंटर के दौरान आज ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर करने वाली टीम में एएसपी अनुज चौधरी भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि बदमाश ने जब फायरिंग की तो एक गोली अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिसके चलते वो बाल बाल बच गए। जिस बदमाश का एनकाउंटर किया गया उसका नाम नरेश है और उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। हालांकि नरेश को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कहा जा रहा है कि नरेश आज दिन में ही पुलिस को चकमा देते हुए भाग निकला और जब देर शाम को उसका पुलिस से सामना हुआ तो वो फायरिंग करने लगा और इसी दौरान उसे ढेर कर दिया गया। नरेश के पास से पुलिस को 3 पिस्टल और 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 30 सितंबर को फिरोजाबाद में गुजरात की एक कंपनी की कैश वैन से 2 करोड़ रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में बाकी के बदमाशों की तलाश जारी है।
ओडिशा के कटक जिले में तनाव का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाले गए जुलूस के बाद हालात इस कदर बिगड़े कि इंटरनेट बंद करना पड़ गया और अब विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर 12 घंटे का बंद बुलाया है। दरअसल 3 अक्टूबर की रात को विश्व हिंदू परिषद की तरफ से दरगाह बाजार में जुलूस निकाला गया था और जब स्थानीय लोगों ने डीजे की तेज आवाज पर आपत्ति जताई तो विवाद शुरू हो गया। हालात इस कदर बिगड़े कि दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थरबाजी करने लगे और कांच की बोतल फेंकनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया, जिसके चलते डीसीपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रवियों की तलाश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान 2 समुदायों के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। बावनपीर गांव में निकाले गए जुलूस के दौरान रास्ते पर खड़ी बाइक को हटाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था और कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोग निशाना लगाकर एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करते दिखे। इससे पहले वहां सब कुछ ठीक था। जुलूस के दौरान बैंड बाजे की धुन पर लोग झूम रहे थे, लेकिन पत्थरबाजी के बाद हालात बिगड़ गए। हमले में करीब 25 लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने मोर्चा संभाला और 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार विवाद का धुआं उनके हिंदू मुसलमान वाले बयान से उठा है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे यही नहीं रुके, सामाजिक सौहार्द की सारी सीमाओं को तोड़कर एक धर्म विशेष को धमकाते नजर आए। मौसम अगर सुन रहा होगा तो अच्छी तरह से सुन, ये तेरा अप्पा का पाकिस्तान नहीं है, ये मेरे महादेव का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। दरअसल नवरात्रि पर मीरा रोड क्षेत्र में जेपी नॉर्थ गार्डनर सिटी सोसाइटी में आयोजित गरबा कार्यक्रम में किसी ने अंडा फेंक दिया था। इस पर काफी बवाल हुआ था और बीती रात मंत्री नितेश राणे इसी सोसाइटी में पहुंचे थे, जहां वो धर्म विशेष को टारगेट करते हुए दिखाई दिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारियों के बीच हंगामा हो गया। प्रतियोगिता के लिए कई युवतियां एक होटल में रुकी हुई थी, तभी हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और विवाद हो गया और होटल में पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। ये हमारी संस्कृति नहीं है तो नहीं है। होटल में मौजूद लड़कियों ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद उनके बीच जमकर बहस हुई। मुझे कुछ मत बोलो। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Why? आप अपने घर में करो। So sorry सर, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रतियोगिता के नाम पर लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। आप लोग खराब कर रहे हो। लड़कियों ने भी विरोध करने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत कराया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो धोती कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते हुए नजर आए। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच लालू के बेटे तेज प्रताप यादव का ये वीडियो खूब सुर्खियों में है। तेज प्रताप यादव ने पहले अकेले रैंप पर धोती कुर्ता में वॉक किया, फिर एक साड़ी वाली महिला मॉडल के साथ हंसते मुस्कुराते हुए रैंप पर वॉक करते नजर आए। रैंप वॉक में आत्मविश्वास और सहजता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। दर्शकों ने उनकी तारीफ की और उन्हें दोबारा रैंप पर चलने के लिए बोला। ये वीडियो पटना के अवार्ड शो का है। तेज प्रताप के इस रैंप वॉक को आगामी चुनावों के मद्देनजर जनता से जुड़ने की एक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर में छात्रों ने बीजेपी विधायक का जमकर विरोध किया। रसड़ा सीट से बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान मर्राजीव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान छात्रों ने निजी ITI कॉलेज में लाइब्रेरी बनाने की मांग को लेकर विधायक को घेर लिया और उनसे सवाल जवाब किया। बैठ करके बात करके सर, इस पर क्या निष्कर्ष लिया? अभी कोई जवाब नहीं। विधायक जी का जवाब सुनते ही छात्रों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। विधायक जी मुर्दाबाद! छात्रों का गुस्सा देख बीजेपी विधायक ने वहां से भागने में ही भलाई समझी, लेकिन छात्रों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। विधायक जी जवाब दो। बीजेपी विधायक किसी तरह बच बचाकर वहां से निकल पाए।
यूपी के सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त सियासी बवाल खड़ा हो गया जब एक संगठन के अध्यक्ष ने साधु संतों और भगवा रंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद बीजेपी विधायक ने उनका माइक छीन लिया। संगठन के अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी विधायक राजेश गौतम अपनी जगह से उठे और सीधे उनका माइक छीन लिया। क्षमा चाहूंगा, इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे, हम ये वीडियो 2 अक्टूबर का है जब इलाके में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इस दौरान दलित समाज की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें मोस्ट कल्याण संगठन के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद भी पहुंचे थे। अब ये मामला थाने तक पहुंच गया है। श्यामलाल निषाद की टिप्पणी से आहत होकर कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। आज चुनाव आयोग की टीम का बिहार दौरा भी पूरा हो गया, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR प्रक्रिया पर संतोष जताया और दावा किया कि इस प्रक्रिया से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि 22 नवंबर से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बताया गया कि अब पोस्टल बैलेट की गिनती EVM के आखिरी 2 राउंड से ठीक पहले होगी। साथ ही किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अब इंतजार इस बात का है कि चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कब करता है और देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव 2 चरण में होते हैं या 3 चरण में, क्योंकि कई दलों ने इस बार 2 चरणों में ही वोट कराने की मांग की है। महाराष्ट्र में एक बार फिर ठाकरे भाइयों की मुलाकात चर्चा में है और बड़ी बात तो यह है कि बीते 3 महीने में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 बार मिल चुके हैं। इस बार ये मुलाकात एक फैमिली फंक्शन में हुई जहां उद्धव और राज एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करते नजर आए। इस दौरान उद्धव के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत भी नजर आए। दरअसल स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए MNS और उद्धव की शिवसेना के बीच गठबंधन पर बातचीत चल रही है और इन मुलाकातों के बाद ये बातचीत मजबूत स्थिति में भी नजर आ रही है। दिवाली आने वाली है लेकिन बाढ़ बारिश का कोहराम नहीं थम रहा। अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में तवी नदी कोहराम मचा रही है। नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया है और इसकी वजह से भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। अपनी रोजी रोटी के लिए ऑटो वाले ने नदी को पार करने का अनोखा तरीका निकाला। उफनती तवी नदी के दूसरे छोर पर ऑटो को ले जाने के लिए कुछ लोगों ने डंडों के सहारे ऑटो को कंधे पर उठा लिया और फिर धीरे धीरे नदी पार की। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के पास नदी पार करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं। तवी नदी के ऊपर एक पुल था जो अब टूट चुका है। मजबूरन 2 पैसे कमाने के लिए ग्रामीण इस तरह से जान की बाजी लगा रहे हैं। दार्जिलिंग में मची तबाही को देखकर लोग बुरी तरह से कांप गए, लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि दार्जिलिंग के दुधिया में आसमान से बूंदों की शक्ल में ऐसी आफत बरसी कि पानी ने लोहे के पुल का वजूद ही मिटा दिया। दुधिया में बालासन नदी पर इतना बेहिसाब पानी आ गया कि नदी के ऊपर लोहे का पुल भी टूट गया। पुल का एक हिस्सा बर्बाद होकर नदी की ओर झुक गया। इसके बाद पुल 3 टुकड़ों में बटा दिखाई दिया, जिसका एक टुकड़ा तो नदी की तरफ नीचे झुका हुआ था। लोहे का पुल अपने सामने टूटता देख पुल से आवाजाही कर रहे लोग बुरी तरह कांप गए। लोगों ने बताया कि पुल टूटने के बाद काफी देर बाद अधिकारी पहुंचे। प्रशासन नहीं आया। प्रशासन बहुत लेट करके अभी आधी घंटा हो गया प्रशासन आया, तो यहाँ पर कोई गाइडलाइन देने वाला कोई भी नहीं था, कोई डिपार्टमेंट का आदमी भी नहीं था। लोहे का पुल टूटने की इस घटना ने स्थानीय लोगों को अंदर तक हिला दिया है। वहीं लैंडस्लाइड से हुई तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं दार्जिलिंग में तेज बारिश की वजह से कई गाड़ियां नदी में बह गई। गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी, लेकिन सैलाब आया और गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया। पानी में गाड़ियां खिलौने की तरह यहां वहां पड़ी थी। नदी में 4 गाड़ियां इस तरह फंसी थी कि इन्हें पानी से बाहर निकालना किसी के लिए आसान नहीं था। ऊपर से मिट्टी का कटान भी लगातार हो रहा था। लोहा पुल के पास ये मिट्टी का कटान हुआ और पूरा का पूरा घर नदी में समा गया। दार्जिलिंग में इस समय कुदरत का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से नदियां तबाही बरपा रही हैं, तो बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं और मुसीबत बढ़ा रही हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। कभी तेज तो कभी रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। रोहतास में भारी बारिश के बाद काव नदी उफान पर है। जमुहार और महादेवा पंचायत समेत कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के खेत और खलिहान सब डूब गए हैं। जिधर देखो सिर्फ पानी ही पानी है। कई कच्चे मकान ढह गए।
बिजली की सुविधा ठप है और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीतामढ़ी में बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जगह जगह पेड़ गिरने की वजह से सड़कें भी बंद हो गई हैं। इधर सुपौल में महज 8 घंटे की बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल दी। त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में बारिश का पानी हर कमरे में घुस गया। ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर चेंबर, स्टाफ चेंबर, एक्सरे रूम और प्रसव कक्ष तक पानी पहुंच गया। हालात इतने खराब हैं कि नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को पानी में ही बैठकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। जहरीले कफ सिरप को पीने से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 3 बच्चों की मौत से हड़कंप मचा है। जैसे जैसे बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे एक्शन भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बच्चों को कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया गया है। शनिवार देर रात पुलिस ने कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया और निलंबन की कार्रवाई भी हुई है। इस मामले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 से बीएनएस की धारा 105 और 276 के तहत डॉक्टर प्रवीण सोनी पर केस दर्ज किया गया है। जानकारी में यह भी सामने आया कि छिंदवाड़ा में जिन बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हुई, उनमें से ज्यादातर को सिर्फ प्रवीण सोनी ने ही लिखा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, केंद्र और राज्य सरकारें भी एक्शन में हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल सरकार ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को बैन कर दिया है। मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत होने के बाद कोल्ड ड्रिप कफ सिरप सवालों के घेरे में है। सबके मन में एक ही सवाल है कि कफ सिरप पीने से आखिर बच्चों की मौत क्यों हो गई। तो जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। दरअसल कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में हुई जांच में यह पता चला कि कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है। यह मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायएथिलीन ग्लाइकोल काफी जहरीला होता है, विषैला होता है और इसके सेवन से किडनी फेल हो जाती है। और दावा यही किया जा रहा है कि इस कफ सिरप जिसमें 48.6% यह केमिकल था, यह पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई, बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। यानी जाहिर सी बात है कि ये जो कफ सिरप है, यह बच्चों के लिए मौत की सिरप साबित हुआ है। अब तक की जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे पता चलता है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बच्चों को सिरप के रूप में मौत बांटी। हालांकि कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स विभाग एक्शन में आया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य और ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की और अलग अलग जगह छापा मारकर कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की 248 से ज्यादा बोतलें जब्त कर ली। ये आयुष फार्मा पे आज हमारी ड्रग इंस्पेक्टर से स्पेशल टीम बनाई गई है, वहाँ पे हम निरीक्षण किया, उपस्थित हुए हैं। बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु के कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स, उनको भी जो इसमें जो है मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया। डॉक्टर जो है कस्टडी में है, अभी पुलिस की कस्टडी में है। उधर उत्तराखंड में भी मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी देखने को मिली। धामी सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी भी जारी की है और कहा कि कोई भी डॉक्टर बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिप कफ सिरप न लिखे। वहीं तेलंगाना में भी सार्वजनिक नोटिस जारी करके कोल्ड ड्रिप कफ सिरप का उपयोग बंद करने को कहा गया है। खांसी के इस कफ सिरप ने कई परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। बैठक पर बैठकें हो रही हैं, तो वहीं बच्चों की मौत पर कांग्रेस हमलावर है। राजेंद्र शुक्ला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बच्चों की मौत के बाद मोहन यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने राजधानी भोपाल में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा मांगा। अगर सरकार में थोड़ी बहुत मर्यादा हो तो इसी वक्त स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। कफ सिरप कांड को लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदर्शन हुए। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने सिविल लाइंस से स्वास्थ्य भवन तक पैदल मार्च निकाला और सरकार पर दवा कंपनी के साथ मिली भगत के आरोप लगाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।